यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। दोस्तों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक सेकंड चैप्टर लेकर आगे मैं आ गया हूं एक बार फिर से। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, उसमें सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज मैं बात करने वाला लेसन नंबर 2 की। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरली प्रोसेस, यानी कि उद्यमी प्रक्रिया। कि आपको एक टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में अंतर। ये आप अगर नहीं देखा है तो जाइए वीडियो को देखिएगा। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी को खड़ा करता है, यानी कि जो लोगों को जोड़ता है, जो कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। और बिजनेसमैन होता है जो एक सिंपल सा व्यापार स्टार्ट करता है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बेसिक टॉपिक सबसे पहला है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ कि किसी भी व्यापार को, व्यावसायिक संगठन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टिंग करते समय कौन कौन से निर्णय लेने पड़ते हैं एक बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को। और तीसरा टॉपिक है हमारा बीपीओ। तो तीनों टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक है गाइस, जिसे हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया। हम किसी भी एंटरप्रेन्योर की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति बड़ा बनता है अपने विचारों से। आपके विचार अगर बड़े होंगे तो आप व्यक्ति तभी बड़े बन पाओगे, अदरवाइज एक छोटी सी सोच के साथ आप वहीं पर ही टिक जाओगे। जैसे बड़ी विचार का मतलब है यहाँ पर कि पार्टनरशिप से कंपनी खड़ी करना। पार्टनरशिप वो व्यक्ति 4-5 व्यक्तियों 10 व्यक्तियों के समूह की एक कंपनी एक बिजनेस होता है, लेकिन कंपनी में हज़ारों लाखों लोग जुड़ते हैं तब वो कंपनी बनती है। तो अगर आपके अंदर ये विचार है कि मैं पार्टनरशिप से कंपनी खड़ी कर दूंगा, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। उसके अलावा विचारों की खोज आपको खुद करनी पड़ेगी। जैसे लाभ उठाने के लिए आपको दूसरों का लाभ भी देना पड़ेगा, तभी आप अच्छा लाभ उठा सकते हो। प्रोडक्शन में अगर ध्यान दें तो आपको प्रोडक्शन में कच्चे माल पर, यानी कि मटेरियल पर ध्यान न देकर टेक्निक्स पर ध्यान देना है। अगर आप अपनी टेक्निक्स को बेहतर यूज़ कर पाओगे तो उस टेक्निक्स के माध्यम से आप अपनी वस्तुओं में भी, यानी कि अपनी कमोडिटीज़ में भी आप इम्प्रूवमेंट्स कर पाओगे, जिसके कारण आपकी कहीं ना कहीं आपके एंटरप्रेन्योर बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी गाइज जो कुछ चीज़ें वो ध्यान रखनी, जैसे कि ऑब्जर्विंग मार्केटिंग, यानी कि आपको अपनी मार्केटिंग का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि मार्केटिंग में क्या क्या नीड्स हैं। क्योंकि कंपनी वही बड़ी होती है जो अपने कस्टमर का ध्यान रखती है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर बिलीव करती है। यानी कि मार्केटिंग में किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ को अहमियत दी जा रही है, उसका ध्यान रखना। सेकंड आता है प्रोडक्टिव कंज्यूमर, यानी कि ऐसे ग्राहक देखना जो संभावित हों, जो हमें से कनेक्ट होने चाहते हैं, बार बार हमसे गुड्स परचेज करना चाहते हैं। थर्ड आता है डेवलपमेंट्स ऑफ फॉरेन्स, यानी कि विदेशों में विकास। आप एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हो तो आप एक बिजनेसमैन कहलाओगे, लेकिन अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कंपनी का स्वामी बनना है, तो आपको अपने व्यापार को ना कि केवल एक देश में, बहुत सारे देशों में चलाना पड़ेगा, जिसके लिए विदेशों में भी उसका विकास करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रखते हैं तो ये भी एक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। साथ में प्रोजेक्ट प्रोफाइल, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसकी प्रोफाइल पहले तैयार करना, कैसे उस काम को करना है, उसकी एक प्लानिंग करना और एजेंडा बनाना, ये भी एक एंटरप्रेन्योर की स्टार्टिंग वेज हो सकती है। साथ में आपका सरकारी संस्थाएं, एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के साथ साथ गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, उनको भी जोड़कर चलता है, उनके साथ भी वह जुड़ता है। साथ में वह अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो कमियां हैं उनको भी ध्यान रखता है। जो एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट की कमियों को इम्प्रूव करता रहता है, उनकी कमियों को दूर करता रहता है, वो बहुत जल्दी अपने आप को इंक्रीज़ कर सकता है और बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया। इसके अलावा एक फैसिलिटेबिलिटी स्टडी भी होता है, यानी कि संभाव्यता अध्ययन। जैसे कि आपका टेक्निक नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो उस पर भी अध्ययन करना कि अब नई टेक्निक क्या आई, आप कौन से जनरेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इससे अपग्रेड आ चुका है, कौन सी जनरेशन की मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इससे अपग्रेड आ चुकी है। तो ये भी होना चाहिए। दूसरा होता है फाइनेंशियल। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल फैसिलिटेबिलिटी वो क्या होता है, जैसे कि आपको पैसे की ज़रूरत होती है, किसी बिजनेस में कैपिटल की नीड्स होती है, जितनी कैपिटल मिल जाए उतनी कम होती है। कैपिटल जब फिनिश हो जाती है, हमारी टोटल इशू हो जाती है, तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है लोन की। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, इस पैसे के सोर्स क्या होंगे, कैसे हम इसे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे हासिल कर सकते हैं, ये भी एक एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी होती है। अगर इन सारी चीज़ों का एक एंटरप्रेन्योर ध्यान करता है, एक उद्यमी ध्यान रखता है, तो वो उस चीज़ को कामयाब के तख्ते पर ले जा सकता है। तो ये टॉपिक था, एक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। सेकंड टॉपिक आता है कि किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए कौन कौन से हमें बेसिक निर्णय लेने पड़ते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम्स में, और इसे क्वेश्चन ये ऐसा है कि इसे आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो ये एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नंबर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कैसा होना चाहिए। बिजनेस में आप ऐसा बिजनेस ना चुन लो जो कल को बंद हो जाए, ऐसा बिजनेस चुनिए जो कल को लॉन्ग लाइफ हो, यानी कि जो चले और कहीं ना कहीं उसमें लाभ ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। रिस्क मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। सेकंड है साइज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितना बड़ा है, आपकी जितनी कैपिटल है उस कैपिटल के अगेंस्ट आपका बिजनेस चुनना चाहिए। पता लगा आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, बिजनेस छोटा चुन लिया, कैपिटल कम है, बिजनेस बड़ा चुन लिया। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप्स, ओनरशिप्स आती है जिसे कहते हैं हम स्वामित्व। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी और गवर्नमेंट कंपनीज़, ये इनमें से आप कौन सी फर्म चुनना चाहते हैं ये भी आपको डिपेंड करता है। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी कि स्थान का चुनाव, कि आप जो कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कहाँ करेंगे, कि आप मार्केट के बीच में करेंगे या आप कहीं जंगल में करेंगे। आपको बिजनेस एक ऐसी जगह पर स्टार्टिंग करना चाहिए जहाँ से हर चीज़ नियर हो, रेलवे स्टेशन पास में हो, मार्केटिंग पास में हो, पेट्रोल पंप पास में हो, होटल्स पास में हो और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर इजीली हो सके। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, कहाँ से लाएंगे पैसा, कैपिटल आपके पास कितनी है, और नीड पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे, ये सारे डिसीजंस भी एक लेने पड़ते हैं। उसके अलावा प्लांट लेआउट, ये सबसे मेन है। प्लांट लेआउट का मतलब है कि आप एक कंपनी खड़ी कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी मशीनें आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये सारे होते हैं जो एक निर्णय लेने पड़ते हैं। उसके अलावा कर्मचारी यानी कि आपको एम्प्लॉयज़ कौन कौन से कहाँ से रखने हैं, ये भी एक ध्यान रखना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को। जी हाँ दोस्तों, लास्ट बात करते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये क्या होता है गाइस? जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत सारे काम अपने आप ना करके किसी दूसरी कंपनी को सौंप देती है। जैसे कुछ कंपनी ऐसी होती है जैसे अपने एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, कितनी छुट्टी करते हैं, वो काम खुद मेंटेन ना करके किसी कंपनी को सौंप देती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की ड्रेसिंग क्या रहेगी, उनकी फैसिलिटीज़ कौन देखेगा, ये सारा काम वो अपने आप ना करके किसी और कंपनी को सौंप देती हैं। तो इसे कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि इसके प्रकार, बिजनेस जो इससे पहले इसके पक्ष, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स BPO के पक्ष दो होते हैं। एक तो वो कंपनी जो अपना काम किसी दूसरी कंपनी से करा रही है, दूसरा वो कंपनी जो उस कंपनी का काम कर रही है। साथ में BPO के काफ़ी सारे प्रकार है। जैसे पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ कंपनियां अपने फाइनेंशियल काम किसी दूसरी कंपनी को सौंप देती है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स और डिवेंचर को किसी दूसरी कंपनी से ही इशू करवाती है, अपने आप ना करके। दूसरा होता है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, बहुत सारी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट खुद ना करके एडवर्टाइजिंग कंपनी को सौंप देती है कि आप हमारे ऐड करेंगे। जैसे बहुत बड़ी कंपनियाँ अपने ऐड अपने आप नहीं करती क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट आता है कोरियर सर्विसेज, यानी कि संदेश वाहन, कि जो भी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को, अपने बिजनेसमैन, अपने व्यापारियों को या अपने क्रिएटर्स को, डेटर्स को देनी होती हैं, वो सारा कंपनीज अपनी दूसरी कंपनी को काम देती हैं। इसके बाद बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बहुत सारी कंपनियां अपने कस्टमर को हेल्प देने के लिए उनके सर्विस सेंटर या उनको हेल्पिंग नंबर देना या उनको कोई भी फैसिलिटीज़ और ये सारी सुविधाएं अपने आप ना करके किसी और दूसरी कंपनी को सौंप देती हैं। तो ये भी BPO का एक पार्ट कहलाता है। अब अगर कंपनियां BPO करती हैं तो उससे हानि क्या क्या हो सकती है, लॉस क्या है? पहला, जी हाँ दोस्तों, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है किसी चीज़ को छुपा के रखना। जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपना काम सौंप देगी तो उस कंपनी के सारे राज उस कंपनी को भी पता लग जाएंगे। उसके बाद है नैतिक सरोकार, यानी कि जो आपका मोरल होता है वो मोरलिटी भी कंपनी दूसरी कंपनी को सौंप देती है, तो ये नहीं पता होता कि जो वो ध्यान रखना चाहती है दूसरी कंपनी रख पाएगी क्या। और लास्ट बात करते हैं गाइस, गृह देश में विरोध। जी हाँ दोस्तों, अगर कंपनी किसी ऐसी कंपनी को काम दे देती है जो दूसरी कंपनी से बिलोंग करती है तो हो सकता है वो अपने देश में ही कुछ गलत कर रही है अपने देश के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है उस कंपनी का। तो ये टॉपिक थे आज के 3 टॉपिक जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दिए हैं। इसके बारे में और डिटेल आपको बुक में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो SOL की बुक आती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहाँ से पढ़ा रहा हूँ और मैं केवल अपने टॉपिक्स क्लियर करूँगा आपको। इनके बारे में कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो आपको मिलेगी फाइनेंशियल के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर, तो वो भी आप जल्दी से देखिएगा।